आज हमने एरे स्टडी करना है। और एरे बेसिकली क्या होता है, आप इसका सिंपली अगर डिफाइन करें तो आप कह सकते हैं इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, अगर हमने सेम तरह का डाटा जैसे हम स्टोर करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमें 5 इंटीजर्स स्टोर करने हैं, ठीक है, तो इंस्टेड के हम 5 अलग अलग वेरिएबल्स बनाएं, हम एक कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स बना सकते हैं जिसे हम एरे बोलते हैं। ठीक है, ये इसका फ़ायदा क्या होगा, जैसे अगर अभी मैंने एग्जांपल दिया कि मुझे 5 इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी है, ठीक है, तो फिर तो मैं आसानी से 5 वेरिएबल्स बना सकता हूँ। लेट से मैं 5 वेरिएबल्स बना सकता हूँ n1 n2 n3 n4 n5। ठीक है, व्हाट इफ मुझे 100 इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी है, तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा मुझे n1 n2 n3 n4 अप टू n100 तक जाने के लिए। ठीक है, तो उसका हमारे पास एक आसान तरीका है कि हम सी लैंग्वेज के अंदर एरेज बना सकते हैं। ठीक है, और एरेज भी बिल्कुल वेरिएबल्स की तरह काम करते हैं। ठीक है, ये भी आप समझ लें कि वेरिएबल की एक टाइप है। ठीक है, जिसके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वो मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकता है। कैसे स्टोर कर सकता है, इसमें जब भी हम कोई एरे बनाते हैं, जैसे ये अभी एरे बनाएंगे कैसे उसको बाद में देखेंगे, अभी ये सिर्फ मैं स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ कि एक एरे है मेरे पास जिसका साइज 5 है। तो बेसिकली ये क्या करेगा, रैम के ऊपर 5 जो प्लेसेस हैं, जो लोकेशंस हैं, वो रिजर्व कर लेगा। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इन 5 बॉक्सेस के अंदर डाटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, और इंडेक्सेस क्या है, इंडेक्सेस बेसिकली उस की लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं कि जो 5 बॉक्सेस हैं इनका नंबर क्या है। और सी लैंग्वेज के अंदर जो नंबर्स हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, तो ये इस एरे का बॉक्स नंबर 0 है जिसके अंदर मैं एक वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ। ये उसका बॉक्स नंबर 1 2 3 4 है। ठीक है, अच्छा, ये बॉक्स नंबर जो हमने रखे हैं, जो लोकेशन नंबर इसको आप कह सकते हैं, ये क्यों रखे हैं, ये इसलिए रखे हैं कि एरे के अंदर हम क्या करते हैं, हमने एरे का फ़ायदा ये तब होगा ना जब हम, जैसे मैंने कहा था, हमने 100 वेरिएबल्स बनाने हैं। ठीक है, तो हमें 100 ना बनाने पड़े, एक ही वेरिएबल बनाए हम, और उसके अंदर 100 वेरिएबल जितना डाटा स्टोर कर सकें। ठीक है, तो उसके लिए सी लैंग्वेज के अंदर क्या होता है कि हम जैसे एक वेरिएबल, जब हमने पढ़ा था कि एक वेरिएबल होता है, उसकी एक फिजिकल लोकेशन होती है, और उसके बाद उसका एक जो नाम हम रख लेते हैं कि इस वेरिएबल का नाम ये होगा। ठीक है, तो बेसिकली जब भी हम वो नाम यूज़ करते हैं, जो वेरिएबल का नेम होता है, उसको हम कॉल करते हैं, तो वो उस नेम के अगेंस्ट जो फिजिकल एड्रेस है उस पे जाता है, उसके अंदर जो डाटा पड़ा होता है वो उठा के ले आता है। ठीक हो गया। अब एरे के केस में क्या हो रहा होता है कि जो हमने वेरिएबल का नाम रखा होता है, ठीक है, वो हम सिर्फ पहले वाले वेरिएबल का नाम रखते हैं, क्योंकि ये भी बेसिकली 5 वेरिएबल्स ही बनेंगे ना। मुझे 5 इंटीजर वैल्यू स्टोर करानी है, तो रैम के ऊपर मुझे 5 लोकेशंस चाहिए। तो 5 लोकेशंस आ गई रैम के ऊपर, इनके अपने अपने एड्रेसेस भी होंगे। ठीक है, अब एरेज मुझे क्या एडवांटेज देता है कि मैं सिर्फ पहला जो वेरिएबल है उसका नाम रख लेता हूँ। ठीक है, ABCD XYZ जो भी मैंने नाम रखा है, जैसे मैं नॉर्मल वेरिएबल का नाम रखता हूँ, और उसके बाद वाले जो वेरिएबल्स हैं उसको पहले वाले के एड्रेस में प्लस करके गेट कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे हमें पता है, फर्ज करें ये वाला जो पहला बॉक्स है, जब मैं एरे बनाता हूँ, ये जो पहला बॉक्स है इसका फिजिकल एड्रेस आ जाता है, लेट सपोज, वैसे भी एज्यूम कर लेते हैं 9020। ठीक है, रैंडमली रैम ने एक्सेस करना है। तो अगर ये बॉक्स 9020 है तो ये क्या होगा, 9021, ये 9022, 9023, 9024। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे सी लैंग्वेज थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करता है कि भाई जब ये सारे बॉक्सेस का जो फिजिकल एड्रेस है वो 1 प्लस करके मुझे मिल रहा है, तो वाई नॉट कि मैं सिर्फ पहले वाले बॉक्स के फिजिकल एड्रेस का नाम रख लूँ, जैसे हमने नाम रखे थे ABCD, और फिर जब भी मुझे नेक्स्ट किसी बॉक्स की वैल्यू उठानी है तो उसकी फिजिकल एड्रेस के अंदर 1 प्लस करके वैल्यू उठा लूँ। ठीक है, इस बॉक्स की उठानी है तो 2 प्लस करके वैल्यू उठा लूँ, इसकी उठानी है तो 3 प्लस करके उठा लूँ। ठीक है, तो जो पहला बॉक्स है इसको हम नाम दे देते हैं, फॉर इंस्टेंस इसको नाम दे दिया मैंने A। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा था इसका फिजिकल एड्रेस है 9020। ठीक है, तो जब भी मैंने इसकी वैल्यू उठानी है तो मैं A बोलूँगा तो वो इसकी वैल्यू उठा लेगा। ठीक है, और जब मैंने इसकी वैल्यू उठानी है तो मुझे क्या करना है, ए की वैल्यू, ठीक है, उसके अंदर प्लस करना है 1, उसके फिजिकल एड्रेस में 1 प्लस करना है ताकि वो इस बॉक्स की वैल्यू उठाए। ठीक है, और इस बॉक्स को उठाने के लिए उसमें 2 प्लस करना है। तो ये जो हम वैल्यू प्लस करते हैं, ठीक है, एरे के बॉक्स से वैल्यू उठाने के लिए, उसको बोलते हैं इंडेक्स।
तो पहला जो बॉक्स है उसका फिजिकल एड्रेस डायरेक्ट जो मैंने नाम रखा हुआ है वो तो इसी के फिजिकल एड्रेस का नाम है। तो पहले बॉक्स में तो मुझे कुछ प्लस नहीं करना, इसलिए 0 बोल दिया। ठीक है, तो 0 बोलूंगा तो पहले बॉक्स की वैल्यू आ जाएगी, 1 बोलूंगा तो दूसरे बॉक्स की, 2 बोलूंगा तीसरे की, इसी तरह थर्ड फोर्थ जो भी मैं उसमें इंडेक्स देता जाऊंगा वो खुद ही पहले जो बॉक्स है उसके एड्रेस के अंदर इंडेक्स वाले नंबर को प्लस करेगा और उस बॉक्स से हमें वैल्यू रिटर्न कर देगा। ठीक है, अब इसको सीरियल में बना के देखते हैं कि हम इसको बना कैसे सकते हैं। सिंपली जैसे मैं पहले एक इंटीजर वेरिएबल बना रहा था, जैसे इंट n1 करके मिसाल के तौर पे, या वही एग्जांपल में अभी जो हमने की है n1 n2 n3 n4 n5। सपोज एक तरीका तो ये है 5 इंटीजर वैल्यूज को स्टोर करने का। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो 5 इंटीजर वैल्यूज है इसको मैं इस तरह से स्टोर ना करूँ जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, मैं इसको एरेस के थ्रू स्टोर करूँ। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एरे बना लूँगा। अब एरे कैसे बनाता हूँ, मैं एक एरे बनाता हूँ इंट और उसका नाम रखता हूँ n। ठीक है, यानी यहाँ पे जैसे n1 2 n3 n4, मैं कह रहा हूँ ये थोड़ा सा मुश्किल जॉब है, मैं एक ही वेरिएबल बनाऊं और उससे मैं 500 बॉक्सेस को उनके अंदर डेटा डाल भी सकूं निकाल भी सकूं। ठीक है, तो n मैंने एक वेरिएबल बना लिया, सिर्फ यहाँ पे ये स्क्वायर ब्रैकेट्स लगानी है। जैसे मैं ये स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाऊंगा तो कंपाइलर को समझ आ जाएगी कि ये जो n वेरिएबल है ये बेसिकली एक एरे होने वाला है। ठीक है, और उस एरे के अंदर मैं कितने बॉक्सेस रखना चाहता हूँ वो मुझे यहाँ पे बताना है, 5। ठीक है, तो अब आप ये समझे कि ये वाली जो एक स्टेटमेंट है ये इन सब के इक्विवेलेंट होगी। ठीक है, ये भी रैम के ऊपर 5 बॉक्सेस स्टोर करेंगे और उन 5 बॉक्सेस के अपने अपने नाम होंगे, n1 n2 n3 n4 n5। ये भी रैम के ऊपर 5 बॉक्सेस स्टोर करेगा और उन सब के अपने नाम होंगे। ठीक है, नाम कैसे होंगे अब इसको देख लेते हैं। इनके जो नाम नाम होने वाले हैं वो होगा n और इस ब्रैकेट के अंदर उसका इंडेक्स, जैसे भी मैंने बताया n0। ठीक है, नेक्स्ट वाले नंबर का नाम क्या होगा, n1। ठीक है, फिर n इस ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स 2, n और इस ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स 3, n इस ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स 4। मुझे पता अगर 5 बॉक्सेस है मेरे पास, तो चूंकि मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली 4 तक जाऊंगा ना। ठीक है, तो ये पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा बॉक्स। हमें पता है कि जिस भी बॉक्स को हमने एक्सेस करना है उसका इंडेक्स 1 माइनस करके होता है। ठीक है, और उसकी रीजन ये है कि जो पहला बॉक्स है उसके अंदर एक्चुअल फिजिकल एड्रेस पड़ा होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ लें कि अभी तक के लिए ये एक शॉर्टकट मेथड है ये काम करने का। ठीक है, अब आप इसको समझें कि अब आप इसको यूं ही अगर करते जाते हैं और n100 तक लिखते हैं, ठीक है, तो ये काइंड ऑफ नियर टू इम्पॉसिबल हो गया कि मैं 100 तक जाके लिखूं। ठीक है, इसको तो रैम के अंदर मुझे सिंपली क्या करना है, n और यहाँ पे क्या देना है 100, कि मुझे 100 इंटीजर्स के लिए एक एरे बनानी है जो कि इस तरह से जो हमारा पुराना वेरिएबल बनाने का तरीका है उससे पॉसिबल नहीं होगा। तो इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, एक एरे बना सकता हूँ और उस एरे के अंदर मेरे पास 100 डिफरेंट लोकेशंस आ जाएंगी जिनके अंदर मैं डाटा स्टोर कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब डाटा स्टोर करने के लिए और डाटा रिट्रीव करने के लिए इसका मेथड देख लेते हैं। सिंपली जैसे मेरे पास अभी इस एग्जांपल को भी साथ ही लेके चलते हैं। ठीक है, अगर मैंने ऑब्वियसली ये तो कोई नोटेशन नहीं है, इसको खत्म कर दें। ठीक है, ये भी मैं 5 कर देता हूँ ताकि अगर मैंने n1 के अंदर को वैल्यू रखनी है तो क्या करता हूँ, n1 इक्वल्स टू 10, n2 इक्वल्स टू 20 फॉर इंस्टेंस, n3 इक्वल्स टू 30 और n4 इक्वल्स टू 40, n5 इक्वल्स टू 50। लेट्स सपोज मैं ये नंबर स्टोर करना चाहता था। ठीक है, तो यही काम अब मुझे एरे के साथ करना है। तो एरे के साथ मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ, सिंपली n और जो 0 इंडेक्स है, ठीक है, उसके ऊपर 10 रख दूंगा। ठीक है, इस तरह n जो 1 इंडेक्स है उसके ऊपर 20 रख दिया, n नेक्स्ट इंडेक्स के ऊपर 30, n और नेक्स्ट इंडेक्स पे 40। ये इंडेक्स 3 होगा और फिर लास्ट इंडेक्स पे 50। ठीक है, तो ये इसका ऑल्टरनेट मेथड है एरे के किसी भी इंडेक्स के ऊपर डाटा स्टोर करवाने का। ठीक है, तो अब देखें कि हमने एक ही वेरिएबल बनाया है n करके और उस वेरिएबल n के थ्रू हमने क्या किया है,
पूरी एरे को एक्सेस कर लेंगे। मेरे पास 5 बॉक्सेस हैं, तो 5 के 5 बॉक्सेस को मैं n वेरिएबल के थ्रू एक्सेस कर रहा हूँ। ठीक है, बेसिकली जब मैं वेरिएबल n बनाता हूँ तो ये जो आगे ब्रैकेट्स हैं, वेरिएबल एक ही बनता है, उसका नाम n होता है। ठीक है, ये जो ब्रैकेट्स हैं ये बेसिकली बता रही है कि ये जो n वेरिएबल है ये एरे के कितने एलिमेंट्स को पॉइंट करने वाला है। ठीक है, तो एक वेरिएबल के थ्रू मैं 5 रैम के लोकेशंस को एक्सेस कर सकता हूँ। यहाँ पे मुझे 5 रैम की लोकेशन एक्सेस करने के लिए 5 वेरिएबल्स चाहिए थे। ठीक है, तो डाटा स्टोर करने का ये तरीका हो गया। इस तरह अगर मुझे डाटा रिट्रीव करना है तो सिंपली मुझे क्या करना है, सी आउट। ठीक है, और यहाँ पे मुझे n जो भी डाटा मुझे लेना है, लेट्स सपोज मैं फर्स्ट इंडेक्स डाटा लेना चाहता हूँ या पहली वैल्यू जो 10 है वो लेना चाहता हूँ, ये लिखूंगा। यहाँ पे जब आप करते थे तो आप क्या करते थे, सी आउट n1। ठीक है, तो वही काम अब यहाँ पे इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद मैं यहाँ पे, ठीक है इसको तो हमने नहीं देखना। इसको अगर मैं अभी प्रोग्राम को रन करता हूँ, ठीक है, तो मुझे 10 आउटपुट आनी चाहिए क्योंकि मैं n0 की वैल्यू स्क्रीन पे प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, ये 10 वैल्यू आ गई। इसी तरह मैं किसी भी वेरिएबल की वैल्यू किसी भी इंडेक्स से, बेसिकली n एरे की किसी भी इंडेक्स से डाटा उठा के प्रिंट कर सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। ठीक है, और बिल्कुल ऐसे जैसे हम सीन करके इसमें डाटा लेते थे n1 n2 n3 के अंदर, इसी तरह हम यूजर से यहाँ पे भी डाटा ले सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे सी इन और कहता हूँ कि वैल्यू n0 के अंदर स्टोर करा दो। ठीक है, यहाँ पे n0 को मैं ख़त्म कर देता हूँ। ठीक हो गया। अब n0 की जो वैल्यू है वो मैं किससे ले रहा हूँ, यूज़र से ले रहा हूँ, और उसके बाद उसी वैल्यू को प्रिंट कर रहा हूँ, वैल्यू ऑफ n0 इज। ठीक है, ये मुझे n0 की वैल्यू प्रिंट कर देगा स्क्रीन पे। F11 करके इसको रन करते हैं। अब प्रोग्राम स्टॉप हो गया स्टार्ट में क्योंकि मैंने सीन लगाया हुआ है। तो यहाँ पे मैं को वैल्यू दे देता हूँ 430, और ये देखें वैल्यू ऑफ n0 इज 430। ठीक है, तो पहला स्टेप हमारा क्लियर हो गया कि मैं एरे के अंदर सिंपली इन वेरिएबल्स की तरह डाटा रख भी सकता हूँ और डाटा फेच भी कर सकता हूँ। ठीक है, अब एरे का जो फ़ायदा है मुझे वो अभी नज़र आएगा जब मैं इन मल्टीपल जो वेरिएबल्स हैं उनको डायनामिकली डाटा ऐड भी करूँगा, इनमें रिट्रीव भी करूँगा। यहाँ तक तो भी सेम लगता है ना कि जैसे ये देखिए मैंने इसका डाटा ऐड करने के लिए 5 स्टेटमेंट्स लिखी हैं। ठीक है, 5 लाइन्स ऑफ कोड लिखा है, यहाँ पे भी 5 लाइन्स ऑफ कोड लिखा हुआ है। ठीक है, और प्रिंट करने के लिए भी मैं यहाँ पे जैसे वैल्यू ले रहा हूँ सी इन सी आउट करने के लिए मुझे सेम नंबर ऑफ लाइन्स चाहिए होंगे, सेम एफर्ट रिक्वायर्ड है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको अब थोड़ा सा डायनामिक करूँ, ये ख़त्म करता हूँ, ये सारी वैल्यू यूज़र से लेता हूँ, तो बेसिकली ये जो इंडेक्स वैल्यू है ना, इसको हम किसी वेरिएबल के थ्रू भी ले सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ मेरे पास एक वेरिएबल है इंट, उसका नाम रख देते हैं a इक्वल्स टू 3। ठीक है, और मैं यहाँ पे सी इन 3 अगर करता हूँ तो ये क्या करेगा, n एरे के थर्ड इंडेक्स पे जाके ये वैल्यू स्टोर करेगा। ठीक है, और फिर इसको प्रिंट भी करता हूँ, सॉरी 3 मैंने वैसे लिख दिया, a अगर लिख देता हूँ तो ये क्या करेगा, n जो एरे है उसके a इंडेक्स कौन सा है, 3, a की वैल्यू 3 है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो इसके थर्ड इंडेक्स पे जाएगा और उसके अंदर वैल्यू स्टोर करेगा। यहाँ पे मैं कहता हूँ भाई कि a से वैल्यू ले लो, तो ये थर्ड इंडेक्स पे जाके उसके वैल्यू लेके आएगा। तो मैं अगर इसको अब रन करता हूँ तो यहाँ पे मैं कोई वैल्यू देता हूँ 25। ठीक है, ये 25 मैंने थर्ड इंडेक्स पे रखा था, ये n0 हमने वैसे ही लिखा हुआ, ये थर्ड इंडेक्स वैल्यू आ रही है, तो n के एथ इंडेक्स, a के अंदर 3 पड़ा हुआ है तो थर्ड इंडेक्स वैल्यू लेके आ गया। ठीक है, इसी तरह यानी मैं इस वेरिएबल को डायनामिकली अगर चेंज करूं तो मैं यहाँ पे डिफरेंट लोकेशंस पे डाटा ऐड भी कर सकता हूँ और उसको गेट भी कर सकता हूँ। यही काम ये जो भी मैंने a वेरिएबल के थ्रू किया है हम लूप के थ्रू करेंगे। ठीक है, कैरे के सारे एलिमेंट्स को हम एक्सेस करें। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, एक फॉर लूप लगा लेता हूँ। फॉर एक वेरिएबल बनाता हूँ इंट i इक्वल 0। ठीक है, 0 इसलिए कि मुझे एरे के 0 इंडेक्स से लेके कितना इंडेक्स तक जाना है, n लेस देन 5। ठीक है, 4 इंडेक्स तक जाना है ना, 0 1 2 3 4। ठीक है, और उसके बाद i प्लस प्लस कर दूंगा
और यही काम जो यहाँ पे हम एक वेरिएबल के थ्रू कर रहे थे, यानी एक इंडेक्स की लोकेशन के लिए कर रहे थे, अब उसको रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, फॉर लूप इसलिए लगाते हैं जब हमने कोड ब्लॉक रिपीट करना होता है। तो ये दो जो लाइंस हैं अब इस कोड ब्लॉक के अंदर आ गई हैं, तो ये रिपीट करेंगे कितने टाइम्स, 0 से लेके 4 तक, यानी 5 टाइम्स रिपीट करेंगे। और हर दफ़ा मैं क्या करूँगा, वैल्यू जो है वो यूज़र से लूँगा और उसको ith इंडेक्स पे स्टोर कर दूँगा। ठीक है, तो अब चूंकि आई की वैल्यू हर दफ़ा लूप में चेंज होगी, पहले 0 होगी तो यूज़र जो वैल्यू देगा वो 0 के अंदर स्टोर हो जाएगी, 0 इंडेक्स पे। फिर वैल्यू 1 होगी, यूज़र जो वैल्यू देगा तो वो फर्स्ट इंडेक्स में जाके स्टोर हो जाएगी। तो इस तरह से इस स्टेटमेंट की मदद से जो मैं फॉर लूप के अंदर रख रहा हूँ, मैं यूज़र से 5 डिफरेंट वैल्यूज ले सकता हूँ और उसको प्रिंट भी कर सकता हूँ। ठीक है, बल्कि इसी लूप को अगर मैं दोबारा कॉपी करूँ, पहले यूज़र से वैल्यू ले लेते हैं और फिर यहाँ पे वैल्यूज़ को प्रिंट करने के लिए रहता लूप लगा लेते हैं। ठीक है, वैल्यू ऑफ, अब ये जो मैं यूँ लिख रहा हूँ इसको कर लेते हैं वैल्यू और यहाँ पे आई की वैल्यू, ताकि हमें पता चल जाए। ठीक है, और वैल्यू 0 तो नहीं होगा, वैल्यू 1 कर लेते हैं ना यहाँ पे i+1। तो अब लिखा हुआ क्या आएगा, वैल्यू 1 और आगे उसकी वैल्यू आ जाएगी n ऑफ i। ठीक है, खत्म कर देता हूँ। तो अब ये लूप क्या करेगा, यूज़र से वैल्यू देता जाएगा और इस वेरिएबल के अंदर n वेरिएबल के ith इंडेक्स पे स्टोर करेगा। i की वैल्यू क्या होगी, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 तो नहीं 4 तक। यहाँ पे थोड़ा सा प्रोग्राम रीडेबल करने के लिए सी आउट एंटर और नंबर, और यहाँ पे भी चूंकि मैं नंबर की उसको वैल्यू एक देना चाहता हूँ कि कौन सा नंबर वो एंटर करना चाह रहा है, तो i+1। ठीक है, क्योंकि यूज़र को नहीं पता कि 0 नंबर भी हो सकता है। ठीक है, तो आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ बोलेंगे ना, तो प्लीज़ एंटर नंबर 1 जो भी, और उसके बाद यूँ कॉर्नर लगा देते हैं ताकि यूज़र नंबर एंटर करे। दैट्स इट। ठीक है, यहाँ पे मैं वैल्यूज़ को प्रिंट कर रहा हूँ, एंड ऑफ लाइन कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये मुझे हर लाइन पे वैल्यू आउटपुट में दिखाएगा। यहाँ पे आप बेशक सी आउट और ये भी लिख दें आउटपुट। ठीक है, ताकि थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाए। एंड ऑफ लाइन, इससे पहले भी एंड ऑफ लाइन कर देता हूँ, एक एक्स्ट्रा स्पेस आ जाए। ठीक है, अब इसको रन करते हैं। अच्छा, एंड मैंने <5 कर दिए, यहाँ पे i<5 होगा। ठीक है, यहाँ भी i<5 हो जाएगा। ठीक है जी, रन करते हैं प्रोग्राम। ये देखा, वो मुझे कह रहा है प्लीज एंटर नंबर 1। ठीक है, हालांकि मुझे पता है कि ये नंबर जो है वो 0th इंडेक्स पे जाके स्टोर होना है, लेकिन जो यूज़र है जिसको प्रोग्रामिंग का नहीं पता, वो तो यहाँ पे खड़ा है ना। ठीक है, उसको नहीं पता बैकएंड पे क्या हो रहा है, तो उसको मैंने दिखा दिया पहला नंबर एंटर करो। ठीक है, तो मैं पहला नंबर एंटर करता हूँ 10 20 30 40। अब हमें पता है यहाँ आई की वैल्यू 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। ठीक है, और जी सी इन जो है वो n के उस इंडेक्स पे वैल्यूज को स्टोर कर रहा है, 10 0 इंडेक्स पे, 20 1 इंडेक्स पे, 30 सेकंड इंडेक्स पे। ठीक है, इस तरह से। बाद ये आउटपुट लिखा हुआ है जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, और उसके बाद ये दोबारा से लूप चला 0 से लेके 5 तक, और इसने जो वैल्यूज थी वो प्रिंट की, वैल्यू 1 इज, और आगे n के ith इंडेक्स से वैल्यू को रीड कर लिया। ठीक है, तो अभी देखें कि हमने सिंपली ये ए जो है 2 लाइन लिखी है वैल्यूज गेट करने के लिए, और अब अगर हमारे पास 100 वैल्यूज भी हैं तो हमने सिंपली क्या करना है, इसको 100 कर देना है। ठीक है, मजीद प्रोग्राम को थोड़ा डायनामिक करने के लिए हम जो साइज है, इंट साइज इक्वल्स टू 5 यहाँ पे ले लेते हैं और हर जगह साइज लिख देते हैं, ताकि अगर साइज इंक्रीज हो तो हर जगह चेंज ना करना पड़े। अभी 5 स्टैटिक लिखा हुआ ना, साइज साइज, और यहाँ पे भी साइज कर दें आप। क्या होगा, ये लूप भी एरे के साइज तक चलेगा, ये भी एरे के साइज तक चलेगा, और एरे भी इसी साइज वेरिएबल की बनेगी। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको 100 कर देता हूँ फॉर इंस्टेंस, या 500 कर देता हूँ, तो ये एरे कितने साइज की बन जाएगी, 500 की एरे बन जाएगी। यानी इस एरे के अंदर 500 रैम की लोकेशंस होगी जिन पे मैं डाटा स्टोर कर सकता हूँ। ये लूप कितनी दफ़ा चलेगा, 500 टाइम्स। ये 500 यूजर से इनपुट लेगा, और ये लूप भी 500 टाइम्स चलेगा, और यूजर्स जो इनपुट लिए हैं उनको 500 टाइम्स
500 जो इनपुट्स थी उनको स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा। अब यही काम अगर आप देखें तो एरे के बगैर इस तरह से करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, नियर टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे तो हम आई की वैल्यू डायनामिकली ले रहे हैं ना, तो यहाँ पे तो कोई तरीका नहीं है, मुझे बाय ऑल मीन्स n1 n2 n3 लिखना ही होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम एरे के अंदर जो डाटा है वो स्टोर भी हमने करा के देख लिया, और फिर उसको रिट्रीव भी करके देख लिया डायनामिकली, लूप के थ्रू भी हमने डाटा स्टोर कर दिया और उसको डायनामिकली हमने रिट्रीव भी कर दिया। अच्छा, अब इसी को प्रोग्राम को थोड़ा सा मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो आउटपुट आ रही है ना, इसको थोड़ा सा इसके अंदर हम कोई ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं ना, कुछ भी यहाँ पे, ठीक है। फॉर इंस्टेंस मैं कहता हूँ कि मुझे ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो यूजर से नंबर्स ले और हर नंबर को मल्टीप्लाई 2 करके रिटर्न करें, तो कर सकते हैं, कोई मसला तो नहीं है। सिंपली ये यहाँ पे जो आउटपुट आ रही है इसको आप क्या करें, एंड डायरेक्ट 2 कर दें, तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें ये नहीं, अगर मैं वैल्यू 10 20 30 ऐड करूँगा तो यहाँ आउटपुट में क्या आएगी, 20 40 60 इस तरह से जाएगी, ठीक है। अच्छा, अभी के लिए मैं ये वाला लूप ख़त्म करता हूँ, क्योंकि हर दफ़ा मुझे यूज़र से इनपुट लेनी पड़ रही है, तो मैं जो इनपुट है उसको इनिशियलाइज भी कर सकता हूँ एक साथ ही, ठीक है। कैसे कर सकता हूँ, मेरे पास ये n एरे है ऑफ साइज, जो भी मैंने साइज रखा हुआ है, ठीक है। तो साइज को कर लेते हैं 5। मैं यहीं पे इसको जैसे डेक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन हम इकट्ठी करते हैं, तो मैं इसको इनिशियलाइज भी कर सकता हूँ, ठीक है। अब इनिशियलाइजेशन थोड़ी सी डिफरेंट है, जैसे मैंने n1 वेरिएबल क्रिएट किया, इक्वल करके उसको नंबर असाइन कर दिया, उसको असाइन हो गया। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि मेरे पास n एक एरे है और इसके हर इंडेक्स पे एक वैल्यू पड़ी है, तो इसको जब मैं इनिशियलाइज करूँगा, इसको कोई वैल्यू असाइन करूँगा, तो मुझे ये कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर देना पड़ेगा, ठीक है। एक ही लाइन के अंदर कर्ली ब्रैकेट्स हम रखते हैं। ये कर्ली ब्रैकेट्स एक्चुअली बताएंगी कि ये जो वैल्यूज मैं साइन कर रहा हूँ वो इस एरे के डिफरेंट इंडेक्सेस पे जा रही है, ठीक है। तो पहली वैल्यू जो होगी ना वो पहले इंडेक्स पे स्टोर होगी, दूसरी वैल्यू दूसरे इंडेक्स पे, तीसरी वैल्यू तीसरे इंडेक्स पे। अब आपको पता है पहला इंडेक्स जो है वो 0 है, दूसरा इंडेक्स 1 है, तीसरा इंडेक्स 2 है, ठीक है। इस तरह से जो भी मेरे इंडेक्सेस हैं, जिस तरतीब से मैं वैल्यूज दूंगा उन इंडेक्सेस पे जाके स्टोर हो जाएंगी, 20 20 30 40 और 50, ठीक है। तो इस तरह से मुझे, अभी चूंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, बार बार हमें प्रोग्राम को रन करना होता है, तो मुझे बार बार यूजर से इनपुट नहीं लेनी पड़ेगी, ठीक हो गया। ये मेरे पास 5 नंबर्स एरे के अंदर आ गए और यहाँ मैंने सिंपली इन 5 नंबर्स को प्रिंट किया हुआ मल्टीप्लाई बाय 2 करके। इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो जो मैंने नंबर्स ऐड किए थे, देखें 10 मल्टीप्लाई 2 होके 20 आ गया, 20 मल्टीप्लाई 2 होके 40 आ गया, 60 80 100। तो पता चला कि मैं एरे के अंदर वैल्यू स्टोर भी कर सकता हूँ और एरे के हर एक वैल्यू को रिट्रीव करके बिल्कुल नॉर्मल वेरिएबल की तरह इसको ट्रीट कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे नॉर्मल वेरिएबल होता है बिल्कुल उसी तरह से मैं इसके एन आई करके इसको मल्टीप्लाई डिवाइड एज ऑपरेंड कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब आप अगर रिकॉल करें तो हमने स्टार्ट में एक वो टेबल प्रिंट किया था जो हम यूज़र से वैल्यू ले रहे थे और फिर उसके अंदर हम वो टेबल प्रिंट करते थे। तो अब देखें, आप वैल्यूज़ यहाँ से एरे के अंदर से लेके इनको भी एज वो टेबल वाली शेप में प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी टाइप का ऑपरेशन किया जा सकता है, ठीक है। सिर्फ एडिशनल काम ये हो जाएगा कि पहले हम जो नंबर्स थे वो यूजर से रन टाइम पे लेते थे और रन टाइम पे उस पर ऑपरेशन परफॉर्म होते थे, क्योंकि हम नंबर्स को वेरिएबल्स के अंदर स्टोर नहीं कर रहे थे, ठीक है। एक नंबर एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करके उसके अंदर कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे। अब ये है कि हम सारे नंबर यूजर से इकट्ठे ले सकते हैं, सारे नंबर स्टोर कर सकते हैं और फिर वन बाय वन उनके ऊपर कोई ना कोई ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है जी।